हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे आज राष्ट्रीय आंदोलन पर। राष्ट्रीय आंदोलन ये आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का उद्भव हुआ और राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना के उद्भव के साथ ही तेज़ी से संगठन बनने शुरू हुए और लोगों ने आंदोलन करना प्रारंभ किया भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने। और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही राष्ट्रवादियों ने आंदोलन किया और आंदोलन करने के साथ ही उन्होंने संघर्षपूर्वक और साहसपूर्ण तरीके से आंदोलन किया और विदेशी शासकों से मुक्ति मिली। देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। शुरू से लेकर के अंत तक कांग्रेस का इतिहास ही राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। शुरू से लेकर के अंत तक जो राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया वह कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ा गया, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में वो आंदोलन लड़ा गया। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रीय आंदोलन को कई चरणों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन को कई चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रथम चरण जो है यह प्रथम चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। प्रथम चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। प्रथम चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। उदारवादी चरण कहा जाता है। और यह चरण प्रथम चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है और यह चरण जो है 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक प्रथम चरण उदारवादी चरण है। 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक चला। द्वितीय चरण राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण उग्रवादी काल कहा जाता है। इसे उग्रवादी चरण 1905 से देखेंगे 1905 से लेकर के 1919 तक 1905 से लेकर के 1919 तक द्वितीय चरण है उग्रवादी चरण। तृतीय चरण की बात करेंगे तो क्रांतिकारी चरण या वामपंथी चरण क्रांतिकारी चरण या वामपंथी चरण की बात करेंगे तो यह 1919 से लेकर के 1932 तक 1919 से लेकर के 1932 तक का जो टाइम पीरियड है वो क्रांतिकारी वामपंथी चरण यानी कि तृतीय चरण है। चतुर्थ चरण की बात करेंगे। चतुर्थ चरण राष्ट्रीय आंदोलन के अगर चतुर्थ चरण की बात करेंगे तो इसे गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। 1919 से लेकर के 1942 तक चतुर्थ चरण जो है इसे गांधीवादी चरण के रूप में जाना जाता है। 1919 से लेकर के 1942 तक है। और अंतिम चरण जो है वो पंचम चरण राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण पंचम चरण है स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर और यह 1942 से लेकर के 1947 तक यानी कि देश की आज़ादी तक। तो राष्ट्रीय आंदोलन को अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से 5 चरणों में विभाजित किया गया है। उदारवादी चरण 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। द्वितीय चरण उग्रवादी चरण 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक। तृतीय चरण क्रांतिकारी चरण या वामपंथी चरण 1919 से लेकर के 1932 तक। चतुर्थ चरण गांधीवादी चरण और यह 1919 से लेकर के 1942 ईस्वी तक। और अंतिम चरण है पंचम चरण यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर 1942 से लेकर के 1947 तक। तो अगर देखेंगे शुरुआत में तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर कई विचारधाराओं का प्रभाव रहा, जिसमें देखेंगे तो उदारवादी प्रभाव
उग्रवादी या राष्ट्रवादी प्रभाव, इसके बाद गांधीवादी प्रभाव, इसके अलावा वामपंथी प्रभाव। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई विचारधाराओं का प्रभाव छाया रहा। इसका इस तरीके से देखेंगे अगर हम, तो आज जो जिस चरण की बात करेंगे वह है उदारवादी चरण। आज हम उदारवादी चरण की बात करेंगे। उदारवादी चरण 1900, प्रथम चरण जो है उदारवादी चरण 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। उदारवादी चरण को हम देखेंगे तो इसको कई बिंदुओं के माध्यम से इसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला चरण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति, आईएनसी के प्रति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया। दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट देखेंगे है प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की महत्व, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का महत्व या प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता। इसके बाद देखेंगे हम उदारवादियों का मूल्यांकन, उदारवादियों का मूल्यांकन, उदारवादियों का मूल्यांकन, उदारवादियों का मूल्यांकन। अगर देखेंगे तो आईएनसी के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी, इस पे चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं। अगर हम उदारवादी चरण की बात करेंगे तो 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक का जो चरण रहा, इसे उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। और उदारवादी अगर हम नेताओं की बात करेंगे, उदारवादी नेताओं में देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण नेता थे उदारवादी, जिसमें दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता है, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, विवेक चंद्र बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इसके अलावा आनंद चार्लू हैं, फिर फिरोज शाह मेहता हो गए। ठीक, तो ये कई महत्वपूर्ण नेता थे जिन्हें उदारवादी नेता के रूप में जाना जाता है। और प्रारंभिक उदारवादी, इन उदारवादी नेताओं में जो है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का वर्चस्व था, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का वर्चस्व था, जिसमें डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे, पत्रकार थे। इन सब का एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में या कांग्रेस पर इनका वर्चस्व था, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का वर्चस्व था। हालांकि प्रारंभ में अगर हम आईएनसी के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया देखें तो प्रारंभ में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एवो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। उस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था। तो शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सरकार का जो दृष्टिकोण था वह एक तरीके से सहयोगात्मक का था, एक तरीके से तटस्थ था। लेकिन धीरे धीरे, चूँकि आप देखेंगे तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद, 1886 कलकत्ता के अधिवेशन के बाद स्वयं वायसराय ने जो है रात्रि भोज उद्यान का जो है उसने एक पार्टी रखी थी, जिसमें ढेर सारे लोग जो है उपस्थित हुए थे। तो शुरुआत में इसका दृष्टिकोण जो था वह एक तरीके से तटस्थ था। लेकिन इसके बाद 1887 के मद्रास अधिवेशन के बाद, 1887 के मद्रास अधिवेशन से ही यहाँ पर देखेंगे तो सरकार का कांग्रेस के प्रति रवैया बदलने लगा। और स्वयं जो है 1888 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस बहुत एक छोटी संस्था है जो सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस बहुत एक छोटी तुच्छ संस्था है जो मात्र कुछ चंद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और 1890 ईस्वी में कर्मचारियों के कांग्रेस में प्रवेश को लेकर के प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को लेकर के कांग्रेस में प्रवेश को लेकर के उनको प्रतिबंधित कर दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है सरकार का कांग्रेस के प्रति रवैया कठोर होता जा रहा है। सरकार का कांग्रेस के प्रति रवैया कठोर होता जा रहा है। स्वयं सर सैयद अहमद खां, अंग्रेज़ों ने सर सैयद अहमद खां और राजा शिवप्रसाद सितारे
के उन्होंने जो है इनको भड़काया और कांग्रेस विरोधी संस्था को इन्होंने संगठित करवाया। हालांकि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हालांकि उससे जो है कांग्रेस की प्रसिद्धि में, पॉपुलैरिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने जो है इसका प्रयास किया। और आगे चल कर के देखेंगे तो स्वयं यहाँ तक कि जो है लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने दम भरे स्वरों में कहा कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और भारत की तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा की जाएगी, भारत की तलवार के बल पे ही रक्षा की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस में भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही थी, चूँकि उस समय भारतीयों को एक ऐसे मंच की तलाश थी जहाँ पर वो एकजुट होकर के और अपनी बातों को रख सके, जहाँ पे वो लोग एकजुट हो सके। और इस वजह से कांग्रेस अस्तित्व में आई और भारतीयों को एक ऐसा प्लेटफार्म, एक ऐसा मंच मिल गया जहाँ पर तेज़ी से भारतीय एकजुट होने लगे। इस आधार पर देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 372 व्यक्ति जो है शामिल हुए, लेकिन दूसरे अधिवेशन में देखेंगे तो ये संख्या 600 के पार पहुंच गई और तीसरे अधिवेशन में देखेंगे तो ये संख्या 1800 के आसपास पहुंच गई। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस में भारतीयों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और बढ़ती हुई भारतीयों की संख्या कांग्रेस के अंग्रेज़ों के लिए एक चिंता का विषय है, अंग्रेज़ों के लिए एक चिंता का विषय है। और स्वयं लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है, कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है। वही लॉर्ड कर्जन जिसे बंगाल विभाजन के रूप में जाना जाता है, ठीक, जिसने बंगाल का विभाजन किया था, तो उसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है और ये मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं भारत में रह करके उसके मृत्यु में अपना अंतिम सहयोग दे सकूं, उसके मृत्यु में अपना अंतिम सहयोग दे सकूं। इस तरीके से धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों का कांग्रेस के प्रति रवैया पूरी तरीके से नकारात्मक हो चुका था और रवैया बदल चुका था, जो शुरुआत में सहयोगात्मक की भूमिका में थे। अब इसके बाद देखेंगे अगर तो आगे चल कर के राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए स्वयं जो है दादा भाई नौरोजी ने 1887 ईस्वी में उन्होंने लंदन में जाकर के भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। और इसके अलावा एक डिग्वी करके थे, उन्होंने 1888 ईस्वी में एक संगठन स्थापित किया। इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति लोगों ने संघर्ष लोग करते रहे। इसके बाद देखेंगे अगला, तो हालांकि अंग्रेज़ इस बात को कतई नहीं समझ पाए कि एक्चुअली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ताकत जो है वह भारत का शिक्षित वर्ग नहीं है, बल्कि भारत का मध्यम वर्ग जो है वो कांग्रेस की ताकत है। यह गलती जो है अंग्रेज इस बात को समझने में चूक कर दिए। अब अगर देखेंगे अगली बात, तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता, अगर प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता की बात करें तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के द्वारा कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के द्वारा सफलता पाई गई। प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों की सफलता के रूप में देखेंगे तो 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना यह प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता के रूप में देखा जाता है। 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना और साथ ही साथ भारत तथा लंदन में एक साथ ICS परीक्षा कराए जाने की मांग भी जो है उदारवादियों के द्वारा किया गया। भारत तथा ब्रिटेन में एक साथ ICS की परीक्षा कराए जाने की मांग जो है उदारवादियों के द्वारा की गई। साथ ही साथ भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया, जिस आधार पर जो है वेलवई आयोग का गठन किया गया। वेलवई आयोग का गठन जो है, इस आयोग का गठन भारतीय
भारतीयों का जो धन व्यय हो रहा था उसकी समीक्षा के लिए वाजपेयी आयोग का गठन किया गया। भारतीय धन की समीक्षा, भारतीय धन की समीक्षा के लिए, और साथ ही साथ 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। यह उदारवादियों की प्रमुख सफलता के रूप में देखा जाता है। 1886 ईस्वी का लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत और ब्रिटेन में एक साथ ICS का परीक्षा कराए जाने की मांग, साथ ही साथ वाजपेयी आयोग जो भारतीय खर्च होता था, भारतीय धन व्यय होता था, उसकी समीक्षा के लिए वाजपेयी आयोग, और 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। और साथ ही साथ भारतीयों ने यहाँ तक नारा दिया, अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी ने जो है इसी समय धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से अंग्रेज भारतीयों के धन को जो है यहाँ से ले जा कर के लंदन में टेम्स नदी के किनारे जो है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है इस बात का उल्लेख दिया। इसे आर्थिक युग के रूप में जाना जाता है। तो यह उदारवादियों की एक प्रमुख सफलता के रूप में देखा जाता है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के उदारवादियों का मूल्यांकन की बात करेंगे तो जो विपक्षी विचारधारा के लोग हैं, जो विरोधी हैं, उनका ये मानना है कि एक्चुअली में ये कोई आंदोलन था ही नहीं, ना तो इसका प्रतिनिधित्व जनता के हाथों में था। इनका ऐसा मानना है यह कोई आंदोलन नहीं था। जो विपक्षी विचारधारा के लोग हैं या जो आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई आंदोलन नहीं था और ना ही इसका नेतृत्व जनता के हाथों में था। यह तो एक सिर्फ राजनैतिक भिक्षावृत्ति थी और जिसमें ये अपनी बातों को जो है, चूँकि जो उदारवादी थे ये अंग्रेज़ों में इनकी बड़ी आस्था थी और ये अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रखते थे, शिष्टमंडल के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे, पत्राचार के माध्यम से रखते थे और अंग्रेज़ इनकी बातों को बड़े आसानी से नकार देते थे। और इस आधार पे जो है जो उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, उनका ऐसा मानना था कि यह एक राजनैतिक भिक्षावृत्ति थी, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी के रूप में इसे जाना जाता है। हालांकि इसे इतने आसानी से कह देना कि यह एक कोई आंदोलन नहीं था, यह राजनीतिक सिर्फ भिक्षावृत्ति थी, ये कहना आसान है। जबकि अगर हम देखेंगे तो ये वो दौर था जब कांग्रेस अपने शैशव अवस्था में थी और अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उतना जो है सक्षम नहीं था कि वह अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से ब्रिटिश सरकार के पास रख सके, क्योंकि अभी यह शुरुआत में संघर्ष कर रहा था और एक जन आंदोलन तैयार कर रहा था। कांग्रेस एक जन आंदोलन तैयार कर रहा था, जिस वजह से उदारवादी दूरदर्शी थे, जल्दबाजी में वो कोई ऐसा कदम नहीं लेना चाहते थे जिस वजह से ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दे। इस वजह से अगर उदारवादियों की बात करेंगे तो उदारवादियों का बहुत बड़ा रोल था प्रारंभ में कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने में उदारवादियों का बहुत बड़ा रोल था। तो इसी के साथ अब ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे द्वितीय चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसे उग्रवादी चरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग एक बेहतर क्लास के साथ।